हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने देखा कि HDFC की अनएथिकल कंडक्ट की कंट्रोवर्सी हुई। अब हमें राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में सुनने को मिल रहा है कि कैसे पिछले 4-5 सालों से ये कंपनी फ्रॉड कर रही थी और अब वो निकल कर आया। और एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई फाइनेंशियल स्कैम सरफेस होता हुआ दिख रहा है या फ्रॉड सरफेस होता हुआ दिख रहा है। तो प्रश्न ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फाइनेंशियल सिस्टम हमारा सड़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में हमें ऐसी और भी जो केसेस देखने को मिलेंगे। और हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे आप इस तरीके के स्टॉक्स को पकड़ सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस कंपनी में क्या स्कैम हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने 15 लाख करोड़ का पैसा घुमाया और एक तरीके से स्कैम किया और पिछले कई सालों से ऐसा वो कर रहे थे। 99.8% रेवेन्यू अनडिस्क्लोज सब्सिडरीज से आया, यानी कि वो पैसे को घुमा रहे थे। So 97 to 99% of revenue flowed through Swiss subsidiary Welcambi SA, but Welcambi's financials were never disclosed. तो वो पैसा कैसे कमा रहा है, वो कैसे ऑर्डर दे रहा है, नहीं पता। लेकिन ये इंटरनेशनल स्केल का जो राउंड ट्रिपिंग या मनी लॉन्ड्रिंग आप कह सकते हैं होता हुआ हमें दिख रहा था। घोस्ट ट्रांजैक्शंस। तो ये एक कंपनी से उन्होंने सेलिंग बाई वो कर रहे थे, कुछ उसको बेचते थे, कुछ उससे खरीदते थे। तो इतना पैसा करीब 11,500 करोड़ की उसको वो सामान बेचते थे, फिर उससे खरीदते थे, जिसे हम राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। एंड एफ्लुएंस टोल्ड से भी नन ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस एवर अकर्ड, यानी कि उस कंपनी को पता ही नहीं है कि इस तरीके की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। और 339 करोड़ कंपनी फंड्स राउटेड टू प्रमोटर पर्सनली। तो कंपनी का पैसा जो कंपनी के ग्रोथ में यूज होना चाहिए था वो प्रमोटर के पर्सनल यूज के लिए चला गया। और उन्होंने क्या किया? सेबी alleges the fake entries were used to fund promoter राजेश मेहता पर्सनल डेरिवेटिव पोजीशंस। 339 करोड़ was directly transferred to his personal account। तो वहाँ से पैसे लिए कंपनी के निकाल कर और उससे मार्केट में सट्टेबाजी की, FNO किया, और हो सकता है वहाँ पर भी मैनिपुलेशन किया गया हो। और 11,487 करोड़ की फेक ट्रांजैक्शंस की गई एफ्लुएंस शेयर्स के नाम पे और पैसे को घुमाया गया। सेबी का 109 पेज का ऑर्डर आया है, इश्यूज अ स्वीपिंग इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर बैरिंग राजेश मेहता एंड द कंपनी फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट, इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो स्कैम उनको करना था वो उन्होंने किया। पिछले कई सालों से हज़ारों करोड़ रुपए उन्होंने इधर के उधर किए और काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को चूना लगाया एक ऑर्गेनाइज तरीके से। और हम जानते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट्स एक वेल नोन नेम है, काफ़ी इन्वेस्टर्स उसमें ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और आज उसमें बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पूरी तरीके से फंस चुके हैं। करीब 1,94,000 रिटेल इन्वेस्टर्स की इसमें पोजीशन है और वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। स्टॉक अब लगातार सर्किट पर सर्किट मार रहा है और कहाँ जाके रुकेगा हम ये नहीं कह सकते। 52 वीक्स के हाई से प्राइस गिरता हुआ हमें दिख रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 53 करोड़ का उन्होंने लॉस भी दिखाया है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी सोचने की बात थी कि उन्होंने जिस तरीके से डेटा में फजिंग किया, गलत सेल्स दिखाए और किसी को भी ये भनक लगने नहीं दी कि जो नंबर्स वो दिखा रहे हैं वो फेक हैं, ऐसा सेबी का कहना है। तो अगर आप देखें तो किसी भी पोर्टल में जाएंगे तो आपको जेन्युइन सेल्स दिखेंगे, जेन्युइन प्रॉफिट्स दिखेंगे, सब कुछ ऐसा लगेगा कि एक नॉर्मल कंपनी है। और ये कंपनी अपने आप को टॉप 500 कंपनीज में प्रोजेक्ट करती थी। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स इसके बारे में लिखते थे, बोलते थे और एक पॉपुलर स्टॉक था। तो किसी को भनक नहीं पड़ी कि ये ऐसा कर रहा है। तो इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इस तरीके की नैरेटिव को फैलाया गया।
पी रेशियोज, ग्रोथ रेट, वैल्यूएशन, सब कुछ फैब्रिकेटेड नंबर्स को यूज करके दिखाया गया और किसी को भी भनक भी नहीं लगी कि ये सब नकली है। और सबसे मजे की बात, LIC टाइप की कंपनी ने भी इस स्टॉक को होल्ड किया। इफ इंडियाज लार्जेस्ट इंश्योरर कुडंट कैच इट, रिटेल इन्वेस्टर्स हैड नो चांस। तो क्या रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी को पकड़ सकता है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ से क्या होने वाला है कि अब एग्जिट करना यहाँ से बहुत मुश्किल है, डेली लोअर सर्किट्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में भी हो सकता है कि कुछ खबरें आए कि नहीं नहीं ये सब गलत है, ये सब ऐसा नहीं है, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। कुछ खबरें भी फैलाई जाएं कि कुछ सेटलमेंट हो गया है, ये हो गया है, और उसके एंटिसिपेशन में स्टॉक में हमें एक रैली भी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों हमें उसमें फंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसे का मामला ट्रस्ट का मामला होता है, और जहाँ ट्रस्ट हिल जाता होता है वहाँ पैसे नहीं लगाने हैं। सेबी proceedings can run for years. Stock may remain barred or suspended throughout the investigation. तो बड़ा रिस्क यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक सिस्टम के फेलियर का निशानी है। The fraud was upstream of every public data source. This makes it system failure, not just corporate misconduct. प्रश्न ये है कि जब इतने सालों से गलत चीज़ें हो रही थी, किसी ने क्यों नहीं पकड़ा? आज एज अ सोशल मीडिया पे हम काम करते हैं, कई लोग, दूसरे लोग भी काम करते हैं, अगर कुछ भी गलत वो बोल देते हैं, लिख देते हैं, तो उनके अकाउंट बंद हो जाते हैं, उनके वीडियोस को हटा दिया जाता है, उनके ट्वीट्स को हटा दिया जाता है। इतनी ज़्यादा मॉनिटरिंग है, लेकिन ये कंपनी इतने साल से इतने बड़े स्केल पर फ्रॉड कर रही थी, तो किसी ने क्यों नहीं पकड़ा? क्या ये सिस्टम के फेलियर की निशानी है? If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. सो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये सिस्टम के फेलियर की निशानी और एक सड़े हुए सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतने सारे हमारे काबिल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें इतने काबिल लोग बैठे हुए हैं हाई पोजीशंस पर, लेकिन उनको भनक भी नहीं लगी। उनके नाक के नीचे ये स्कैम इतने टाइम से चलता रहा और इन सभी इन्वेस्टर्स फेल हो गए, पूरी तरीके से फेल हो गए रिटेल इन्वेस्टर्स के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सिस्टम के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन उठाता है। अब आइए बात करते हैं कि ऐसी कंपनीज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टॉक्स में मैनिपुलेशन और कंपनी के रेवेन्यू में मैनिपुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है। सेल्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ये किसी भी अकाउंटिंग टीम या सीए के लिए बाएं हाथ का खेल है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रमोटर भी चाहे तो तरह तरीके के चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी सेल्स को बढ़ा के दिखा सकता है, अपने प्रॉफिट को बढ़ा के दिखा सकता है। लेकिन अगर उसे एक्सरे से, करीबी से, बारीकी से देखेंगे और उनके बैलेंस शीट को देखेंगे, तो आप पकड़ पाएंगे कि उन्होंने क्या फ्रॉड किया है, और उनके डेटा पे जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है वो भी आप पकड़ पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ प्रॉफिट का नंबर नहीं देखना है, आपको सिर्फ रेवेन्यू का नंबर नहीं देखना है, आपको सिर्फ CAGR नहीं देखना है, आपको उससे आगे निकल कर देखना है और बैलेंस शीट को स्टडी करना है। अगर आप बैलेंस शीट स्टडी करते हैं तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये डेटा सही नहीं है। लेकिन बैलेंस शीट पढ़ना भी कोई आसान काम नहीं होता है। एक आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उसके जार्गन्स को समझना, इंटरप्रेट करना पॉसिबल नहीं होता, और इसीलिए हमने BT एक्सरे टूल बनाया है ताकि वो अंदर की चीज़ एक स्टॉक के एक्सरे की तरह वो निकाल कर आपको दे। तो जैसा होता है ना कि एक आदमी बिल्कुल स्वस्थ दिखता है, उसको देखकर लगता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब उसकी एक्सरे स्कैन होती है तो अंदर की सिचुएशन साफ साफ पता चलता है। तो इस टूल में जब हमने राजेश एक्सपोर्ट्स को डाला, जब ये सब कंट्रोवर्सी निकल कर आई, तो हमने चेक किया कि हमारा टूल क्या बोलता है, और हमारे टूल ने बोला
किसका फाइनेंशियल स्कोर बहुत ही पुअर है, ग्रेड डी, अवॉइड एंड टू क्रिटिकल फ्लैग्स। और कमेंट्री में क्या बताया, दिस इज अ स्ट्रगलिंग बिजनेस। दोस्तों ध्यान रहे कि दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर इस कंपनी की तारीफ कर रहे थे, फॉर्च्यून 500 कंपनी से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन इस टूल ने बताया कि इट्स अ स्ट्रगलिंग बिजनेस, स्कोरिंग 25 आउट ऑफ 100। इट अर्न्स 0.5% ऑन इक्विटी एंड 2.8% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अर्निंग्स तो अच्छी हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत बुरी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अलग अलग पैरामीटर्स पर उसे इवैल्यूएट कर अपना जजमेंट दे रहा था। और यहाँ पे आप देखिए अलग अलग पैरामीटर्स पर इसने स्टॉक को इवैल्यूएट किया और उसके बाद उसने बताया कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो ध्यान रहे कि ये सारे नंबर फजिंग के बाद भी इसने इसे पकड़ लिया, यानी कि जो नंबर इसको इनपुट दिया गया वो गलत था, लेकिन इसके बावजूद भी इसने उसे पकड़ लिया। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई क्राइम करता है, वो कितना भी शातिर क्रिमिनल हो, कहीं ना कहीं सबूत छोड़ देता है। और अगर वो जासूस, वो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, वो स्मार्ट होता है तो वो उसे पकड़ लेता है। तो आपने देखा कि कैसे इसने पकड़ लिया। सो अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, तो ज़रूर उसकी बैलेंस शीट को स्टडी करिए, करने की कोशिश करिए। और अगर आप हमारे टूल को यूज़ करना चाहते हैं तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है और हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। अब आइए दोस्तों मार्केट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज देखने को मिले। तो आज मार्केट एक छोटे रेंज पर फ्लिप फ्लॉप करता रहा और इवैल्यूएट करने की कोशिश किया कि इन सब का क्या बाज़ारों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली। हमने 23,400 के लेवल को सस्टेन कर लिया और आज ये जो है थर्ड डे था जब हमने इस लेवल को सस्टेन किया है। अब वोलेटिलिटी के पिक्चर में अगर हम देखें सो मार्जिनल इम्प्रूवमेंट मैं कहूँगा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और विक्स में भी मार्जिनल डिप देखने को मिला है। अगर आप पुट कॉल रेशियो में देखें सो मार्केट यहाँ पर कोई कुछ मेजर पॉजिटिव्स यहाँ पे रीड नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है ऑप्शंस मार्केट में। वैसे भी आज कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई थी तो हम कुछ भी यहाँ पर पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं। अगर हम फ्यूचर्स मार्केट में जाएं, एक बार फिर बड़ी पोजीशंस ऐड हुई हैं और प्रीमियम राइज हुआ है। और क्लोजिंग अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द डे मार्केट प्रेशर में ही रहे, नेगेटिव में रहे, तो मोस्ट लाइकली ये शॉर्ट्स की ही पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि FIS कल भी इन्होंने ह्यूज शॉर्ट्स फ्यूचर्स मार्केट में क्रिएट की है, इंडेक्स के फ्यूचर्स मार्केट में। सो उसी का कंटिन्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आज का टर्नओवर भी देखें सो वो भी थोड़ा कल से कम है। आज इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हुई FIS के लिए, उसका रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी एवरेज रहे, मार्केट ग्रीन में था तो ये ज़्यादा होना चाहिए था। सो ओवरऑल मार्केट ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इस अनाउंसमेंट से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि फ्यूचर्स मार्केट में कंटिन्यूसली शॉर्ट पोजीशंस ऐड होती हुई दिख रही है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब ये चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों कोई मेजर बदलाव नहीं है। अगर हम थोड़ा लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखें तो जैसे कि मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि ये इस चैनल में प्राइजेस घूम रहे हैं और यहीं से मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कुछ और दिन यहाँ पर ये जो है स्पेंड करे। अब यहाँ पर अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो कोई ऐसा मेजर वहाँ पे ड्रामेटिक कुछ हमें नहीं दिख रहा है और चांसेस है कि अभी यहीं पर ये कंसोलिडेट होगा। हो सकता है मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ और अनाउंसमेंट्स हो और उसके एंटिसिपेशन में शायद वो वेट एंड वॉच मोड पे है। तो अभी बहुत ज़्यादा बुलिशनेस और बेरिशनेस इमीडिएट नियर टर्म में नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि अगर आप 1 महीने 2 महीने का व्यू लेंगे तो बड़े स्केल पर बेरिश पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं। तो अगले अगर मैं 2-3 दिनों की बात करूं तो फिलहाल के लिए इसी रेंज पर मार्केट रहेगा और 23,450 इसी लेवल को आपको रखना है। अगर आप शॉर्ट हैं तो इससे नीचे आप रख सकते हैं और
अगर मार्केट इससे ऊपर जाता है तो अपने शॉर्ट्स को आपको कट करना पड़ेगा। हालांकि मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि बाइंग करें, क्योंकि डेटा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो या तो अगर आप बेरिश पोजीशंस बनाए हैं तो कंटिन्यू करिए, इस लेवल को स्टॉप लॉस रखें, और अगर आप पोजीशंस नहीं बनाए हैं तो बेटर अभी अवॉइड करिए, क्योंकि अभी हम इस लेवल के काफ़ी आसपास है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप क्या सोचते हैं, क्या हमारा फाइनेंशियल सिस्टम सेफ है, क्या वो हमारे एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा कर सकता है और हमें फ्यूचर में आने वाली क्राइसिस से बचा सकता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।